आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैरेलल के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमारी सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन इशू किया गया था, जिस हिसाब से हमें सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो स्पेशली आपकी फोकस की गई है सीटेट एग्ज़ाम में, जिसमें मेनली हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो सीटेट PYQ क्वेश्चंस का कर रहे हैं, जो पिछले आपके कुछ महीनों पहले एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, सीटेट अगस्त में। उसमें जो एग्ज़ाम आए थे या जो पेपर आपका हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2, उसमें जो आपका CDP वाला पोर्शन है उसमें जो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिकली हम उनका एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे हमें ये समझ में आए कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन किस वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो इससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये आपका सेकंड सेट है जिसमें हम पेपर 2 को कवर करेंगे, क्योंकि पेपर 1 के आपके 4 सेट आते हैं, है ना, और पेपर 2 के भी 4 सेट आते हैं। तो पेपर 1 के जो 4 सेट हैं उनमें सिमिलर क्वेश्चन होंगे, बस उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। सेम आपका पेपर 2 में होता है। पेपर 2 में जो क्वेश्चन आते हैं उनके चारों सेट में आपको केवल क्वेश्चनों का ऑर्डर चेंज होता हुआ देखने को मिलता है, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम रहते हैं। तो आपके दो पेपर 1 और पेपर 2 दो सेट कवर किए जाएंगे। इसमें दोनों पेपर में आपके CTP वाले पोर्शन के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि ये कंफर्म हो सके कि इस डायरेक्शन में हमें आगे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो काफ़ी हमारी मदद करने वाला साबित होगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। अगर आपने पिछला सेक्शन अपना सेशन देखा है प्रैक्टिस का, और अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ग्रुप के माध्यम से। इस ग्रुप का नाम है आपको पैरेलल ग्रुप, जो टेलीग्राम पर आपको इजीली मिल जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। और अगर आपको लिंक या नहीं मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इजीली रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो उस पर अपना डाउट जो भी आपका लिख कर हम सब पहुँचा सकते हैं। तो देखते हैं आज का कौन कौन से क्वेश्चन है। और आज का जो सेट है मेनली वो आपका ई सेट है ना, क्योंकि ABCD आपके पेपर 1 में होती हैं, EFGH और आपका पेपर 2 में होता है। तो ये सेट नंबर आपका कौन सा है, ये ई सेट है। ओके, तो पहला जो आपका पार्ट आता है वो आता है आपका बाल विकास का और पेडागोजी का, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो कहता है वो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। मतलब किस तरीके के आप बच्चे से क्वेश्चन पूछें जिससे इनकी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग के तौर पर उभर कर सामने आए। क्या वो पहला इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है और क्यों होता है, आपके शहर में पानी कहाँ मिलता है, या देश में बच्चे कुल कितने राज्य हैं, कितनी राजधानियाँ हैं, या देश का आप नाम बताइए और मानचित्र पर उसको कहीं ना कहीं उसकी स्थिति को आप हमें बताइए। तो अगर मैं बात करूँ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग की, तो इसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए वो मेनली बेस होते हैं क्यों पर बेस, है ना, कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्या वजह होती है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप बच्चे से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो सोचने पे मजबूर होगा, जिसको हम मेंशन करते हैं। और जो हमारा इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है वो है ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर जो 1 है वो पानी के बचाव के तरीके, अच्छे तरीके हैं कौन कौन से और क्यों हैं। मतलब आपने तरीके मान लो अच्छे बता दिए, बट उनका रीज़न क्या है अच्छे तरीके होने का, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे को सोचने पे एक मजबूर करेगा, क्रिएटिविटी लाने के लिए उसे प्रोत्साहित करेगा अंदर ही अंदर से। तो इसलिए ये पहला आंसर सही बैठेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका कहीं ना कहीं पूछा गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। मतलब जो एविडेंस होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। क्या प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रमाण जो है अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है, उसका कोई यूज़ नहीं है, या फिर व्यक्तिगत जो राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो अगर एविडेंस की बात करें वो भी क्रिटिकल थिंकिंग में, तो एविडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा की रोल अदा करता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग में। तो उसका उपयोग होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए और सिस्टमेटिकली होना चाहिए। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, आपको ये बताना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन आई होप आपने पढ़ा है। और एक बात यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपको डीप कॉन्सेप्ट रिलेटेड
लेक्चर अटेंड करने हैं तो हमारे इसी चैनल पर आपको सीटेट या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की डीप कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपको लेक्चर सीरीज़ देखने को मिल रही है। इसमें ऑलरेडी कई टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं और आगे की भी वो सीरीज़ कंटिन्यू है, तो आप ज़रूर उससे अपने कॉन्सेप्ट की अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप कर सकते हैं। साथ ही अगर है भी तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही आपको जानने को मिलेगा, है ना। तो एक बार आप ज़रूर उसको चेक कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड करिकुलम होना चाहिए, या विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथकीकरण या वर्गीकरण कर दें, सेपरेशन कर दें उनका, ठीक है। या फिर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जो हैं को केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, या व्यक्तिगत अंतरों की पहचान करने के साथ ही हम कहीं ना कहीं पाठचर्या में एक लचीलापन लाएँ, फ्लेक्सिबिलिटी लाएँ। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं अगर समावेशी शिक्षा में, तो सभी के लिए स्टैंडर्ड करिकुलम डिज़ाइन करना ही समावेशी का रूल नहीं है। इस हिसाब से एलिमिनेट हो जाएगा। उनका पृथकीकरण या वर्गीकरण करना भी अपने आप में सही नहीं होगा अगर आप समावेशी की बात करते हैं। और केवल भी आप कहीं ना कहीं एक सेपरेशन, एक कैटेगराइजेशन कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो ये भी कट जाएगा। तो सही जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन। क्यों? क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, जिस बच्चे की जो नीड होगी उस हिसाब से उसे एजुकेशन हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो वो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस हिसाब से फोर्थ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन में भी देखा कई क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले आए थे, इसमें भी आपको वही देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके आप जरूर चाहिएगा, जिससे एक आपका माइंडसेट बन जाए, है ना। जो अभिकथन कहता है वो कहता है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे, अगर आपने जीन पियाजे को पढ़ा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, साथ ही साथ लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, ठीक है। ये बात अभिकथन कहता है। और कारण कहता है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी जो है वो स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो अगर मैं बात करूं जीन पियाजे और वाइगोस्की ने जो बात रखी है उनके मतों में, ठीक है, उनके सिद्धांतों में भिन्नता पाई जाती है, तो बिल्कुल बेशक बात है कि अगर उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं तो उसमें भिन्नता आपको देखने को मिलेगी और मिलती भी है। तो अभिकथन अपने आप में बिल्कुल सही है। अगर खोज अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग की बात की तो टीचर को अवसर प्रदान करना चाहिए और विद्यार्थी खुद से वो चीज़ों को कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त करेगा, खुद से चीज़ों को जांचेगा परखेगा, तो वो खोज अधिगम में आएगा। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ दोनों चीज़ सही है, कथन दोनों सही हैं, बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऊपर की अगर बात करें तो वो संज्ञानात्मक विकास और सिद्धांत से रिलेटेड आपसी भिन्नता और दृष्टिकोण की बात कर रहा है, और नीचे खोज अधिगम की बात कर रहा है जिसमें टीचर अवसर प्रोवाइड कराएगा बच्चे को, बच्चा उनमें कहीं ना कहीं सीखने के लिए, इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करने के लिए उन्मुख होगा, है ना। तो ये कथन दोनों सही है बट आपस में इंटरलिंक इनका नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब दोनों सही है बट उनका आपस में कोई व्याख्या नहीं करता, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ में एक और आपको क्वेश्चन निकाल के देता हूँ। आपको ये बताना है कि डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे, आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के भेजना है कि डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा के अन्य छात्रों के बीच आमतौर पर भिन्नता स्थापित करते हैं। क्या एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट फेज ऑफ लर्निंग है, या हाइयर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग है, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट है। तो आपको बताना है दो लोगों के बीच में अंतर, एक प्रतिभाशाली बच्चे हैं, दूसरा अन्य सामान्य बच्चे हैं। तो अगर बात करें समझ की तरफ अग्रवर्ती होना, गहनता होना, बिल्कुल बात सही है। प्रतिभाशाली बच्चों के कहीं ना कहीं एक एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। सीखने के प्रति तेज गति होना, ये बात भी सही है। प्रगतिशील अगर प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अगर बात करें, ठीक है। दूसरों पर निर्भर रहना, वो निर्भर नहीं रहते, इसलिए सी कहीं ना कहीं हमारा कट जाएगा। शारीरिक विकास में तेजी बिल्कुल देखने को मिलती है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ए, बी एंड डी होगा। तो अगर ए और बी एंड डी की बात हम करें तो यहाँ ए, बी एंड डी आएगा नहीं, तो इस हिसाब से आपका ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा, जो ए एंड बी आपका आ जाएगा फोर्थ वन वाला, है ना। तो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे किस हिसाब से फोर्थ हमारा आंसर बना है। सिक्स वाली की अगर बात करें तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। आपको ये बताना है हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। All children with learning impairment need to use sign language to communicate. Hearing impairment of children can be reliably tested by making loud noise near the child. Hearing impairment is always due to a physical problem with the ear.
तो आपको ये बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट होगा हियरिंग इम्पेयरमेंट के मामले में, ठीक है। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ यूज़ करें तो देखो, अगर बात करें हियरिंग इम्पेयरमेंट ओनली और केवल आपका फिजिकल प्रॉब्लम होती है ईयर की, तो ये कहने में कहीं ना कहीं गलत है ना। केवल फिजिकली अगर आपका ईयर थोड़ा अगर अलग तरीके से दिखता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप हियरिंग इम्पेयरमेंट में आएंगे, है ना। अगर बात करें हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबल टेस्टेड बाई मेकिंग द लाउड साउंड नियर द चाइल्ड, तो तेज आवाज़ कहीं ना कहीं बच्चे के कान की अक्षमता को दर्शाता है। इस ये परीक्षण कहीं ना कहीं अपने आप में रिलायबल नहीं है, इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। अब ऑप्शन जो हमारे सामने दो बचते हैं उनमें अगर बात करूँ, हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन बी अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बिल्कुल जो बच्चा कहीं ना कहीं सुनने में उसमें अक्षमता है तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट इफेक्टिवली उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकता, ये बात अपने आप में सही कहती है। अब सेकंड ऑप्शन को जरा देखते हैं, ऑल चिल्ड्रन विद द लर्निंग हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, मतलब ये कह रहा है जो सभी बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट के तौर पे देखे जाते हैं वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ एक वर्ड है, अगर आप बारीकी से देखेंगे कि सभी बच्चों के तौर पे ये बात कही गई, तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करें, क्योंकि आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी लेवल देखा जाता है कि कितने डेसिमल से कितने डेसिमल के बीच में आप आवाज़ में दिक्कत कर रहे हैं, सीवियर है या माइनर है मॉडरेट है, इस हिसाब से तो ये कट जाता है। और जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं बारीकी आपको समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट के सतही लेवल पे आप चीज़ों को समझ लें तो काम हो जाएगा, नहीं, आपको कहीं ना कहीं बारीक कॉन्सेप्ट की पकड़ और साथ ही साथ अपना लॉजिक भी, क्योंकि हर जगह आपका कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, कई जगह आपका एग्जाम के टाइम पे लॉजिक भी काम आएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना लॉजिक लगाएं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द इन द कंटेस्ट ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन आर द सेम इन डैश व्हाइल इन द डैश दे आर डिफरेंट, मतलब पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं कब मतलब किसके संदर्भ में समान होती हैं और किसके संदर्भ में वो भिन्नता उनमें देखी जाती है। तो अगर बात करें इंक्लूसिव समावेशन में पाठचर्या की अगर अपेक्षाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अकोमोडेशन में समान देखी जा सकती हैं और मॉडिफिकेशन में वो चीज़ डिफरेंस देखी जाती है। कि अभी आपका जो आंसर होगा वो होगा 4th। अब जरा इस बात को समझते हैं कि अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन में क्या है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने को आप उस कॉन्सेप्ट को समझाने का किसी बच्चे के पर्टिकुलर नीड के अनुसार उसका तरीका, वे ऑफ टीचिंग बदलते हैं तो उसे अकोमोडेशन के अंतर्गत लाते हैं, लेकिन आप उस चीज़ में काट छाँट ही कर देते हैं किसी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग तो उससे मॉडिफिकेशन के अंतर्गत लाएंगे। तो जो काट छाँट करना है उसमें डिफरेंस आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, मतलब भिन्नता उसमें देखने को मिलेगी, लेकिन अकोमोडेशन है उसमें कहीं ना कहीं समानता लेकिन क्यों समानता देखने को मिलेगी, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो वही एग्जैक्टली पढ़ा रहे हैं, उतना ही पढ़ा रहे हैं, भले ही उसका तरीका पढ़ाने का बदल रहे हैं बट कॉन्सेप्ट के साथ तो कोई छेड़छाड़ आपने नहीं करी है। लेकिन मॉडिफिकेशन में पूरा कॉन्सेप्ट ही आप कहीं ना कहीं उसमें काट छाँट करते हैं, कुछ चीज़ कम कर देते हैं, कुछ को उसी लेवल पर रखते हैं, तो इस हिसाब से उसमें भिन्नता आपको देखने को मिलती है। आई होप आपको थोड़ा सा ये डीप कॉन्सेप्ट था आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप ज़रूर हमें एक्सप्लेन करिएगा, बताइएगा अपनी प्रॉब्लम को, हम उसका सॉल्यूशन किसी दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संरचनावादी जो सिद्धांतकार हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा उनके अनुसार। ज्ञान व्यक्तिपरक है, नॉलेज इज सब्जेक्टिव, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, लर्नर्स नीड टू बी एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, नॉलेज इज प्लूरस्टिक एंड मल्टीपल, मतलब ज्ञान क्या व्यक्तिपरक है, ये बात मानते थे आपके जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट थे, या जो विद्यार्थी हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ज्ञान की रचना करते हैं, तो ये बात उनका सही हो। सब्जेक्ट की बात करें तो ये बात भी उनकी कहने की सही है, ठीक है। अब बात करें प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है या ज्ञान बहुलवादी या बहुभेद है। तो अगर मैं बात करूँ ज्ञान बहुलवादी और बहुभेद है, बिल्कुल ज्ञान की अलग अलग मल्टीपल्स आप वेरिएशन देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से ज्ञान को लिया जाता है, तो इस हिसाब से ज्ञान जो है बहुभेद है ना। ज्ञान व्यक्तिपरक है, बिल्कुल ज्ञान सब्जेक्टिव होता है, आप किस विशेष चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष चीज़ के बारे में ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना। विद्यार्थी सामाजिक संदर्भ की रचना कर ज्ञान की रचना करता है, ये बात भी सही है। अब बात करें कि जो अधिगम है वो सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, और अब हम पूछ किसके बारे में रहे, संरचनावादी। संरचनावादी ये कहता है बच्चा खुद करके सीखेगा, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा,
है ना, ज्ञान का खुद कंस्ट्रक्शन करेगा। उसके लिए बच्चों को बाहरी रूप से कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, उसे इंटरनली मोटिवेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस हिसाब से आपका ये इसके तर्क के अनुसार गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इंटरनल मोटिवेशन की हम बात करिए तो आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि आपको देखो इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, आपको कहीं ना कहीं थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़नी है, आपको मोटिवेशन भी पढ़ना है, आपको आगे चल के अभी और पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक सीटेट में पढ़ने हैं। बात करेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए, तो शिक्षक को आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। शिक्षक को प्रभावित कर रहे हैं तो आप आंतरिक रूप से थोड़ी मोटिवेटेड हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को खुश करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो बाहरी तौर पे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना, ये बात व्यक्तिगत आनंद, इसमें एक वर्ड है अगर आप ध्यान से देखें, पर्सनल इन्जॉयमेंट, तो ये आंतरिक है आपका, है ना। स्टडिंग टू अवॉइड कहीं ना कहीं डांट से बचने के लिए, है ना, या पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए, ये सब बाहरी हैं तो ये अपने आप में कट जाते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो फिर से ये अभिकथन और कथन वाला आ जाता है कि अब जो शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये आपका अभिकथन कहता है। कारण क्या कहता है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब ये देखिए, पहले में ये बोला जा रहा है कि जो शिक्षक है उन्हें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के अंदर जो अंतर्जातीय समूह उनके बारे में रूढ़ी जो फैली हुई है उनकी तोड़ने के लिए मेहनत करना जरूरी है, बिल्कुल बात सही है। उसमें दूसरे में कहा जा रहा है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है, पहले में कहीं ना कहीं रोल ऑफ टीचर दिखाया जा रहा है, अगले में आपका एम ऑफ एजुकेशन दिखाया जा रहा है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों के बीच में कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की बात करी जा रही है। तो ये बातें तो मेरे अंदाज में दोनों सही हैं, है ना, लेकिन ये आपस में क्या आपको ये बताना है लिंक करती हैं या नहीं करती हैं, इस बात को आपको विशेष रूप से गौर, क्योंकि इसी पे आंसर मिलेगा। तो दोनों कारण तो सही है। और यहाँ देखने वाली ये बात है कि यहाँ अगर रूढ़िवादिता की बात करी जा रही है और यहाँ क्रिटिकल अगर चिंतन की बात करी जा रही है, ठीक है, तो क्रिटिकल चिंतन जब बच्चे में आएगा तभी तो वो कहीं ना कहीं अपनी और जो रूढ़िवादिता फैली है उस पर सोच पाएगा, उनके प्रति आपकी कुछ चीज़ों को तोड़ पाएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा आपका फोर्थ वन, कि ए एंड आर बोथ आर द राइट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्यों होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन? क्योंकि आपको जो रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए काम करना है, मेहनत करनी है, वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग से ही आएगी, और जो कहाँ से मिलेगी, जो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन से मिलेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि महारत, जिसे आप कहीं ना कहीं मास्टरी कहते हैं, और प्रदर्शन लक्ष्य, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस गोल की बात करी जा रही है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो अगर बात करें मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल के बीच के डिफरेंस की, तो पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि महारत लक्ष्य मतलब जो आपके मास्टरी गोल्स होते हैं विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, है ना, जबकि जो परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं वो दूसरों की अनुमोदन से उन्हें मान्यता मिलती है, उस पर केंद्रित होते हैं। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें वो कहता है मास्टरी जो गोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, और जो आपके परफॉर्मेंस गोल हैं वो कहीं ना उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए बाहरी पुरस्कारों पर केंद्रित होते हैं। अगर थर्ड की बात करी जाए तो महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन के लिए पर केंद्रित होते हैं, और जो प्रदर्शन लक्ष्य हैं परफॉर्मेंस गोल्स हैं वो विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। और महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सुनिश्चित स्तर के प्रदर्शन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित होता है, जबकि परफॉर्मेंस गोल में लक्ष्य खुद के कौशलों और कार्य की समझ पर सुधार करने के लिए ध्यान केंद्रित होता है। तो अगर बात करें मास्टरी गोल, तो मास्टरी गोल का आप अगर वर्ड से मीनिंग निकालें तो मास्टरी का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभाओं और अपनी स्किल्स को और निखारना चाहते हैं, उस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। तो विफलता से बचने के लिए मास्टरी गोल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरों का अनुमोदन आप मास्टरी में नहीं निकालना चाहेंगे कि दूसरे, हो सकता है आप जब मास्टरी हासिल कर रहे हैं उस प्रक्रिया में हो तो दूसरे आपकी आलोचना करें, तो उस पर ध्यान केंद्रित आप नहीं करेंगे तो फिर मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। मास्टरी कहीं ना कहीं दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर केंद्रित है, ये बात भी गलत है। तो ये मास्टरी जो गोल हैं वो अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, और जो परफॉर्मेंस गोल हैं वो कहीं ना कहीं बाहरी पुरस्कार, उसका नाम से ही समझ में आ रहा है आपको परफॉर्मेंस, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करने के बाद हम दूसरों से कहीं ना अपेक्षा करते हैं कि दूसरे हमारी तारीफ करें, हमें कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिले, है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सेकंड वाला वो
करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको बीच के डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई बहन के रिश्ते किस प्रकार होते हैं? माता पिता और साथियों के बीच संबंध से भिन्न होते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, या माता पिता और साथियों के समान ही होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिक भूमिका निभाते हैं, या प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण होते हैं, या सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं निभाते। तो अगर बात करें सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं निभाते ही कट जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण होते हैं ऐसा नहीं है, वो तो ऑल ओवर द लाइफ इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा नहीं है केवल और केवल आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही इंपॉर्टेंट हो। अब आपको ये बताना है कि माता पिता से भिन्न होते हैं या उनके समान होते हैं। ऑफकोर्स हमारे जो अपने छोटे भाई बहन के साथ या बड़े भाई बहन के साथ जो संबंध है वो माता पिता के साथ संबंधों से अलग होंगे, भिन्न होंगे। तो हमारा सही आंसर बैठेगा वो होगा फर्स्ट वाला, माता पिता और साथियों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था और वयस्कावस्था में के महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिकरण के लिए, है ना। तो ये बात आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन कहता है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। ठीक है, अगला जो कहता है वो कहता है कहीं ना कहीं आपका विकासात्मक जो अंतर है अनुमानसिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिलता अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बच्चों के जीवन में जो विकासात्मक दरें हैं उनमें काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है नहीं होती। तो अगर आपने डेवलपमेंट प्रिंसिपल पढ़े हैं तो आपको देखने को उसमें कई प्रिंसिपल ये बताते हैं कि बच्चों में आपसी तौर पर भिन्नता पाई जाती है। कारण की बात करें तो ये जो आपकी भिन्नता पाई जाएगी वो हो सकता है हेरिडिटी से रिलेटेड हो और कुछ भिन्नताएं आपकी एनवायरनमेंट से रिलेट करती हैं। तो ये दोनों कथन अपने आप में सही हैं और दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है व्याख्या नहीं करते। आपको सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में जो भाषा चुनने या सीखने में कठिनाई होती है, ये किस चीज़ को किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिकी पर निर्भर है, भाषा का और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित, यह विकास जो अव्यवस्थित और अप्रत्याशित है, यह भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। तो अगर बात करें इसमें अगर की पॉइंट ढूंढें तो शुरुआती वर्षों में भाषा सीख लो तो सीख लो, आगे चल के आप सीखोगे तो उसमें कठिनाई होगी, तो ये कहीं ना कहीं संवेदी काल को दर्शाता है। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये नॉर्मली कहा गया है कि आपका जो बच्चा है वो 6 से 14 साल के लिए उसे संवेदी काल बोला गया है भाषा के लिए स्पेशली, ये बात आप ध्यान रखिए। और ये आपका जो ड्यूरेशन है वो कहीं ना कहीं आएगा आपका लेटर चाइल्डहुड में, ये आपको फैक्चुअल भी इस क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है, मतलब डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बच्चे हैं उन्हें कैसे आप पढ़ना सिखाएंगे? बाई इनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन। तो आप पहले ही वो चीज़ों से जूझ रहे हैं, आप जो मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन क्यों देंगे, है ना, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ये हमारा। बाई प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, उन्हें हायर ग्रेड रीडिंग क्यों कराएंगे जब वो अब शुरुआती बेसिक से ही थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये थ्रो यूज़ ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हम देंगे नहीं, ये कट जाएगा। तो जो बचा हमारा ऑप्शन है वही सही आंसर होगा, पढ़ लेते हैं इसको। थ्रो सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, हाँ उन्हें हम फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाएंगे। कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया का जो बच्चा होता है मिरर इमेज बनती है, इस हिसाब से उसे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन कहता है कि बोध आधारित शिक्षा का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी की क्षमता और आवश्यकता विविध है और जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, क्या ये बोध सिद्धांत बताता है? तो निष्क्रिय वर्ड आ गया, इस हिसाब से एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। विद्यार्थी कम जानते हैं, शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्य प्रसारण शामिल है, कट जाएगा। अगर बात करें थर्ड की लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो, या फर्स्ट वाला कहता है लर्नर्स एबिलिटी एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी कैटर्ड विद टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। तो इनके अनुसार आपका जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो बनेगा आपका थर्ड वन। क्यों थर्ड वन बनेगा? क्योंकि उसमें बोला गया है कि सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर जो विद्यार्थी हैं वो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, और ये बात करी जा रही है बोध आधारित शिक्षण की। ठीक है, इसलिए बोध आधारित में जब बोध आधारित शिक्षण की आप बात करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, खुद नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करेगा, निर्माण करेगा।
ठीक है, खोजेगा, जिससे उसमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो इस हिसाब से वो खुद ज्ञान का निर्माण करेगा और इसी लॉजिक को, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, ठीक है। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करे, हाँ हो सकता है ये हमारा सही आंसर। उससे कहकर ही वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, नहीं, ये एक टीचर का रोल नहीं है। उसे प्रयोग और करने जोखिम के लिए हतोत्साहित करे, नहीं, डिस्करेज नहीं करना है। उसे उत्तर डायरेक्ट दे दे, ये भी नहीं करना है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है, सजा पर नहीं, ठीक है, प्रतिस्पर्धा पर नहीं, अनुबंधन पुनर्बंधन पर, कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट पर। तो कंडीशनिंग पर नहीं है, कहीं ना कहीं उसे हम बच्चे को डिस्कवरी कराएंगे, उसे एक्टिव बनाएंगे, तो उसमें कंडीशनिंग बहुत रोल होती है, लेकिन ऐसा नहीं पूरा उसी पर डिपेंडेंट हो। लेकिन हाँ, कोऑपरेटिव लर्निंग पे बहुत ज़्यादा हम फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 लर्निंग शामिल होती हैं, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव। अगर आपने पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी हम अपने डीप कॉन्सेप्ट में वो ज़रूर कवर कराएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। लैब बायोलॉजी का मानना है, सॉरी एक मिनट, स्क्रॉल हो गया है, हाँ, लैब बायोगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंगत है, असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, या अनुवांशिकी प्रोग्रामिंग का खुलासा करते हैं या बताते हैं कि अनुवांशिकी या जेनेटिकल प्रोग्रामिंग है ये चीज़, सीधे परपग्यता के परिणाम से होता है या सामाजिक संपर्क का परिणाम है। तो बायोगोस्की की अगर बात करी जा रही है तो यहाँ सीधा सा आएगा आपका सामाजिक संपर्क का परिणाम है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 20 में की, कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है। पियाजे की आप जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो इनकी जो 4 आपने अवस्थाएं पढ़ी थी, तो उनके अनुसार पियाजे क्या कहना चाहते हैं, पियाजे के अनुसार उनकी अवस्थाओं के बारे में क्या चीज़ सही है, ये आपको बतानी है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कहता है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिकल कोड पर निर्भर हैं, बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपको ये देखना है पियाजे की 4 अवस्थाएं में क्या चीज़ देखी जाती है। विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न है, ये बात नहीं करती है, तो आपको देखना होगा। पियाजे ने इस बारे में बात नहीं करी है कि विभिन्न संस्कृतियों में जो विकास है वो भिन्न भिन्न होगा, इस पर कोई बात नहीं की है, ठीक है। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क के समान होगा, इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करी है। बच्चों की जेनेटिकल कोड निर्भर करती है, नहीं। तो अगर बात करें क्या होगा कि बच्चों में जो विकास है वो सार्वभौमिक रूप से एक पैटर्न में देखने को मिलेगा, इस बात पर विशेष फोकस होता है। इस हिसाब से हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा 4th में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, कि इट ओवर एम्फेसिस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका पर ध्यान नहीं देता, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। तो अगर पियाजे का आपने अच्छे से उनकी थ्योरी को पढ़ा है, उनके सिद्धांत को पढ़ा है, तो आपको पता है भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि ज़्यादातर बल उन्होंने भाषा की भूमिका पर नहीं दिया है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करें तो ध्यान नहीं रखता, ये बात भी कहना गलत होगा, क्योंकि पियाजे ने व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दिया है, ठीक है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका पर ध्यान नहीं देता है। अगर आप पियाजे की अवस्थाओं को पढ़ेंगे, सेंसरी मोटर को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे रिफ्लेक्सेस की पियाजे ने बात करी है सब स्टेज के तौर पे, तो उसमें कहीं ना कहीं इन कारकों को इम्पोर्टेंट माना है, लेकिन संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया, ये कहना बिल्कुल ही सही है। और इसी पर मतलब कहीं ना कहीं आप सीमा के तौर पर पियाजे के सिद्धांत को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अभिकथन कहता है प्रत्येक वर्ष लता जो है वो कक्षा 8 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में बुलाया, आमंत्रित किया है। कारण कहता है कि जो जेंडर अंतर है वो जन्मजात है, समाज के माध्यम से अग्रगीत नहीं है, है ना। तो अगर बात करें अभिकथन की, तो आपने यहाँ अभिकथन नोटिस किया है कक्षा 8 की वो शिक्षिका है, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग के लिए उन्होंने गणित की प्रोफेसर महिला और पुरुष नर्स को बुलाया, तो कहीं ना कहीं वो जेंडर वाइज से शो नहीं कर रही है ना, कहीं ना कहीं उसे तोड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन जो कारण है वो बताता है जो जेंडर डिफरेंस है वो इन्नेट है, नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। तो ये बात आप समझेंगे कि आपको सही लगेगी। तो मुझे जो कारण वाला है वो अपने आप में गलत लगता है, कि जेंडर वाली जो चीज़ है वो इन्नेट नहीं होती है। लेकिन हाँ, पहली बात में बिल्कुल सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर, बट आर इज़ नॉट राइट।
आर इज फॉल्स। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो नहीं पूछने वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी जो 3 है वो राइट है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका थर्ड वन, है ना। BCD इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को ध्यान को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो अगर बात करें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मेल और फीमेल के रेफर को दे के आप कोई चीज़ बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी भूमिकाएं बता रहे हैं, उनका रोल बता रहे हैं। तो ये जेंडर रोल में आएगा, ना जेंडर स्थिरता में, ना जेंडर रूढ़िवादिता में, ना पूर्वाग्रह में। तो हमारा अगर पहला हमने टिक कर लिया सही, तो इस हिसाब से हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा, जो बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क अवस्था तक जारी रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से एक आपको अप्रोच भी समझने को मिलेगी किस तरीके से एग्जाम में आपको ऑप्शन निकालने हैं, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार आपका कॉन्सेप्ट ही काम आए, कई बार आपको लॉजिक भी थिंकिंग भी लगानी पड़ेगी, कई बार आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, कई बार कॉमन सेंस से भी आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो मेन मोटिव क्या है, आंसरों को, ऑप्शन को सही सटीक तरीके से निकालना। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, बुद्धि अनुमानसिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण की एकमात्र साधन है, या बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। तो प्रभावित नहीं होती कहना गलत है, वातावरण से अनुमानसिक से भी प्रभावित होती है। एकमात्र तरीका केवल बुद्धि परीक्षण नहीं है उसे मापने का। हाँ, बुद्धि जो है बहुआयामी होती है और समय के साथ बदलती भी है। तो इस हिसाब से आपको पता लगा है, आपको इंटेलिजेंस वाला भी पढ़ना है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो ये काम क्या पियाजे ने किया? नहीं, बुद्धि से रिलेटेड उन्होंने कोई काम नहीं किया। हार्वर्ड गार्डनर, हाँ ये हो सकते हैं। लैब बायोलॉजी नहीं, चॉम्स्की नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो हार्वर्ड गार्डनर है। आपने इनकी 9 बुद्धियों के प्रकारों के बारे में बताया कि हर बुद्धि अलग तरीके के पेशे में काम आती है। इस तरीके की इन्होंने अलग अलग तरीके की बुद्धि का कॉन्सेप्ट लाया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत की आलोचना जो गिलिगन है उनके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 में भी पूछा गया था, है ना। तो किस बेस पे की गई थी? क्या नैतिक तर्क, लैंगिक विभिन्नताओं के बेस पे, विश्लेषण की मात्रात्मक पहलू के बेस पे, नैतिक विकास के एक चरण सिद्धांत के बेस पे, या वास्तविक जीवन की स्थिति के बेस पे? तो इनका जो तर्क था या जो आलोचना की गई थी वो नैतिक जो लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा के तौर पे की गई थी। क्योंकि उन्होंने कहना ये था कि मेल डोमिनेटिंग, कहीं ना कहीं इनकी जो रिसर्च है वो मेल डोमिनेटिंग है ना। तो इस हिसाब से उन्होंने इसको आधार बनाकर आलोचना की थी। अगर बात करें 28 क्वेश्चन की, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक मतलब मेटाकॉग्निशन उनके अंदर डेवलप करना चाहती है, उसके लिए क्या जरूरी होगा? विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं अभिप्रेरित करने कि लगातार ग्रेड और प्रतिपूर्ति प्रदान करे? नहीं, उसमें मेटाकॉग्निशन डेवलप थोड़ी होगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें भी अपने में अधिगम और चिंतन करें। हाँ, चिंतन करने से कहीं ना कहीं और खुद का मूल्यांकन करने से उन्हें मेटाकॉग्निशन डेवलप होगा और यही हमारा सटीक आंसर बनेगा। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अभिकथन कहता है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण कहता है उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार होता है हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं तो हम उदाहरण देते हैं, उससे जुड़े अन्य उदाहरण भी देते हैं, मतलब गैर उदाहरण विद्यार्थियों के सामने भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है वो जो गैर उदाहरण सामने रखे जा रहे हैं वो भ्रमित करें। तो इस हिसाब से ये कारण अपने आप में कट जाता है। और अगर बात करें कथन की, तो कथन जो है अपने आप में कैसा बैठेगा? वो सही बैठेगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है ए इज़ द राइट बट आर इज़ फॉल्स। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें आपके इस एग्जाम में, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन आते हैं CDP वाले पोर्शन में, तो ये 30 क्वेश्चन इट मीन्स ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम के सामान्यता सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा उनके प्रतीकों के रूप में, फिर बाद में भौतिक रूप में प्रस्तुत करे या चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है पहले, और बाद में उन्हें जिस बारे में पता है उसे बताए। नहीं, इंट्रोडक्शन हम कहते हैं पूर्व ज्ञान से जुड़ना, मतलब पहले जो पता है उसे देना, फिर बाद में जो नहीं पता उसके रूप में परिचित कराना। पहले प्रतीक मतलब सिंबल दिखाओगे, फिर उन्हें भौतिक जोड़ोगे। नहीं, पहले मूर्त फिर अमूर्त। ठीक है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें, बाद में बारीकी समझाएं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पहले आपको होल में दिखाना है, बाद में चीज़ें पार्ट में डिवाइड करनी है। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो एनालिसिस है पेपर 2 आपके CDP वाले पोर्शन का, वो आपको पसंद आया होगा।
और इसी हिसाब से अगर आपने पेपर 1 का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक आपको नीचे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें हमारे पेडल अप ग्रुप पर भेज सकते हैं। और इसके साथ कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, उससे नए नए कॉन्सेप्ट को डीप में सीखें। मिलते हैं अगली बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज़ के या वीडियो के साथ ही साथ लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।